हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ठोएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे जियोलॉजिकल एजेस एंड होमिनिन एवोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो होमिनिन एवोल्यूशन है उसके बारे में साइंटिफिक थ्योरीज बेसिकली क्या कहती हैं, और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ को कौन कौन से एजेस में डिवाइड कर कर देखते हैं अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए। तो शुरू में जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा, डिफ़िकल्ट क्या चीज़ थी कि जो धर्म से जुड़े लोग थे उनको ये बताना कि जो साइंस है उसके अंदर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं वो हमें थोड़ी सी अलग हट के बात बताती हैं विद रिस्पेक्ट टू विच इज़ गिवन इन रिलीजियस बुक्स लाइक बाइबल। तो पहले जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट करना, वो जनरली रिकॉग्नाइज करने लगे लोग कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अर्थ का जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से हुआ है, और जो साइंस है वो हमें एक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव बताते हैं जो कि रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स के अंदर गिवन है। जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं चार एराज में। आप इनको चार एजेस भी बोल सकते हो, यहाँ पर वर्ड गिवन है। आप इनको या तो चार एरास कह लो या चार एजेस कह लो, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। अब वो चार एराज या जो एजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है प्राइमरी एरा, जिसको हम पेलियोजोइक एज भी बोलते हैं या पेलियोजोइक एरा भी बोलते हैं। सेकेंडरी एज मीजोजोइक एरा, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो ये सारे अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं उनको हिस्टोरियंस जो हैं वो चार एराज या एपिक्स के अंदर, नॉट एपिक्स, चार एराज या एजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। जो टर्शरी और जो क्वाटरनरी हैं इनको साथ में मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेनोजोइक एरा, या फिर इसको बोला जाता है दिस इज द एज ऑफ मैमल्स, जहाँ पर मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। एंड दिस बिगेन अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो। जो सेनोजोइक एरा है इसको 7 एपिक या इपॉक कहते हैं, इसको उसके अंदर डिवाइड करा जाता है। अब ये जो वर्ड है दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई नीड नहीं है, जैसा कि हमने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस वगैरह के अंदर भी डिस्कस करा था। ये जो एराज हैं या जो ये जो इपॉक जिनको बोला जा रहा है, एजेस बोला जा रहा है, ये बेसिकली एक ऐसे टाइम फ्रेम को डिनोट करते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जिनके रिमार्केबल इम्पैक्ट होते हैं हिस्ट्री के अंदर, जहाँ से कोई एक नई चीज़ की शुरुआत हो गई हो, पुरानी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हो, किसी एक नए जो फीचर्स हैं वो हमें उसके ट्रेसेस जो हैं वो नए तरीके से देखने को मिलते हों पुरानी चीज़ों के लुप्त होने के बाद। तो जब एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है उसको जस्ट हिस्टोरियंस जो होते हैं वो एक वर्ड के साथ डिनोट करते हैं, एरा, एजेस या इपॉक। ठीक है। कुछ ऐसे रिमार्केबल इवेंट जो अभी तक नहीं हुए थे और नई तरीके से जब उनके पुख्ता सबूत हमें देखने को मिल जाते हैं उनको हम इपॉक, एरा या एजेस कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने ये सीखा कि जो जियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ की हिस्ट्री को चार एजेस या एरास कह लो उसके अंदर डिवाइड करते हैं। प्राइमरी विच इज़ पेलियोजोइक, सेकेंडरी विच इज़ मीजोजोइक, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और टर्शरी और क्वाटरनरी को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो बनता है सेनोजोइक एरा विच इज़ द एज ऑफ मैमल्स, जो कि आज से 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हो गया था। सेनोजोइक जो स्पेसिफिकली जो टर्शरी और क्वाटरनरी से मिलकर बना था, ये जो एरा था, इसको 7 इपॉक के अंदर डिवाइड करा जाता है। अब इसके अंदर जो लास्ट दो इपॉक हैं, एक है आपका प्लीस्टोसीन और एक है आपका होलोसीन। प्लीस्टोसीन के बारे में आप जानते हो, इसको दोस्तों हम कहते हैं आइस एज। और जो होलोसीन है ये एक ऐसा इपॉक था जहाँ पर अर्थ के अंदर जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी वार्मर बन चुकी थी, और एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉट एग्रीकल्चर, बट एकदम एग्रीकल्चर तो एक ह्यूमन वाली चीज़ होती है, हमें ऐसा कहना चाहिए, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सम
ग्रासलैंड्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हमें होमिनिन इवोल्यूशन को समझना है। अब दोस्तों बार बार ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है, होमिनिन। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसका नाम भी यही था, द जियोलॉजिकल एजेस एंड द होमिनिन इवोल्यूशन। तो क्या मतलब होता है इस वर्ड का होमिनिन? सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं, जिसके बारे में हालांकि हमने बात प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी करी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। होमिनिन दोस्तों देखो, एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। होमिनिन, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि इट इज़ अ ग्रुप विच इंक्लूड्स मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग स्पीशीज। ठीक है, और जो लिविंग स्पीशीज थी एक्सटेंट हो भी चुकी हो, चाहे वो या फिर अब वो अवेलेबल ना हो, लेकिन एक टाइम पर वो लिविंग स्पीशीज थी। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो मॉडर्न ह्यूमंस की। होमिनिन के अंदर आते हैं मॉडर्न ह्यूमंस, जिनको आप एक नाम से डिनोट करते हो, डैट इज होमोसेपियंस। उसके बाद आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं कुछ एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज, एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज। इसके अलावा इसके अंदर बात होती है हमारे सभी ऑल आवर इमीडिएट एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। और इसके अंदर, इस टर्म के अंदर समझने वाली बात एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर मॉडर्न ह्यूमंस होमोसेपियंस की बात हो गई, एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज को इंक्लूड करा जाता है, हमारे सारे इमीडिएट एंसेस्टर्स को इंक्लूड करा जाता है, और इसके अंदर ये माना जाता है इस टर्म के अंदर कि हमारा जो लास्ट कॉमन जो एंसेस्टर जो था, जो लास्ट कॉमन जो एंसेस्टर था, ठीक है, वो ग्रुप था ऑफ चिंपांजीज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया डीएनए एनालिसिस भी यही कहते हैं कि 90% जो ह्यूमंस के जो डीएनए है, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के जो डीएनए है, वो बिल्कुल मेल खाते हैं, मैच करते हैं विद द डीएनए ऑफ चिंपैंजीज। ठीक है, अब यहाँ पर होमिनिन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें कि होमिनिन्स को दूसरे स्पीशीज से कैसे अलग समझा जाता है, तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक जो होमिनिन्स के हैं वो ये होते हैं। सबसे बड़ी बात, इनका होता है एक सीधा पोस्चर, जिसको हम कहते हैं इरेक्ट पोस्चर। उसके बाद एक वर्ड है आपके लिए जिसको हम आगे चलकर अभी डिस्कस करेंगे, बायपेडलिज्म, या फिर जिसको हम बोलते हैं बायपेडल लोकोमोशन। इस वर्ड का मतलब दोस्तों होता है वॉकिंग ऑन टू लेग्स, दो पैरों पर जो चल सके उसको हम कहते हैं बायपेडलिज्म या फिर बायपेडल लोकोमोशन। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, ब्रेन साइज लार्ज हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते रहते हैं उनका ब्रेन साइज लार्ज बड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से चेहरा छोटा दिखने लग जाता है। तो लार्जर ब्रेन्स। एंड लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज यूज ऑफ टूल्स। और शुरू में इंसानों ने जो टूल्स यूज करे, दे वर मेड ऑफ स्टोन, तो जिनको हम बोलते हैं स्टोन टूल्स। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दोस्तों, जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं होमिनिन। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल तरीके से आपको बता दिया कि इस टर्म का बेसिक मतलब क्या होता है। ओके, जो प्लीस्टोसीन एरा है वो शुरू होता है लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। पहले ऐसा माना जाता था कि इट बिगेन अबाउट 1.6 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन रिसेंट स्टडीज हमें ये बताती हैं दैट इट इवॉल्व्ड अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। एंड जो रीसेंट पीरियड है जिसमें अभी हम रहते हैं, होलोसीन,
जहाँ पर आइस एज के बाद अर्थ पर वार्मर कंडीशंस आ गई थी विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ग्रासेस एंड ग्रासलैंड्स. इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी ये वाला फैक्ट गिवन है पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर. अब बायोलॉजी की फील्ड में अगर हम बात करें तो एक दूसरा वर्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज इवोल्यूशन. और इवोल्यूशन के कंटेक्स में हमें बहुत सारे कुछ टर्म्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी हमारी पीएमएफआईएस की जो इन्वायरमेंट की जो बुक है उसके अंदर आप काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को जानते हो. तो बायोलॉजी के कंटेक्स में इवोल्यूशन हमें बेसिकली क्या बताता है? इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंजेस जो हमें अर्थ पर देखने को मिलते हैं इन द हेरिटेबल फीचर्स ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन. जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं तो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में जो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो चेंजेस वो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीन फ्रीक्वेंसीज, जीन्स बेसिकली डीएनए एंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जहाँ पर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया, आप इसको नेचुरल सिलेक्शन कह लो या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी कह लो अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्ल्स डार्विन. बात यही है कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि कुछ स्पीशीज़ जब एनवायरमेंटल चेंजेस आए थे अर्थ पर और जब जब एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं उसमें कैसे वो स्पीशीज़ अपने आप को अडेप्ट कर गई, ठीक है, एंड उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स आए जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाई, बाकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है. और इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़. और ये जो टर्म स्पीशीज़ है या अगर हम एक बोलें स्पीसी और दूसरा टर्म है हमारे सामने जीनस. इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में राइटर हमें ये बता रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पीशीज़ और जीनस टर्म को राइटर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है, इसको हम समझते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज़ के बारे में. और ये टर्म्स ऐसी हैं जिसको आप पीएमएफआईएस एनवायरमेंट की बुक से काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो हमारे फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस से. ये आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाली है. यहाँ पर तो बल्कि बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला जो टेक्स्ट है काफ़ी है. सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज़ की. स्पीशीज़ इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि जेनेटिकली एक दूसरे से थोड़े से अलग होते हैं लेकिन अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में, अपने बिहेवियर में सिमिलर होते हैं. नॉर्मली एक स्पीशीज़ के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर अगर उनके पास एक्सेस हो एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करने का, या तो हो सकता है कि नेचुरली वो अवेलेबल हो वहाँ पर, या अगर अवेलेबल करवा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच को डू सो, यानी कि इंटरब्रीडिंग वो कर सकते हैं इफ़ दे हैड एक्सेस टू ईच अदर. अब यहाँ पर जो दूसरी टर्म थी हमारे सामने जीनस. जीनस होता है एक पूरा झुंड, असेंबलेज यानी कि ग्रुप या झुंड ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ का. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं. सबसे पहले आप ये 3 टर्म देखना, यहाँ पर जो भी 3 टर्म दे रखी हैं उनके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कैनिस, कैनिस एंड कैनिस. जो लास्ट वर्ड है वो चेंज है, जैसे कैनिस फैमिलियारिस, कैनिस लूपस एंड कैनिस ओरियस. जो कैनिस फैमिलियारिस है वो एक डोमेस्टिकेटेड डॉग की प्रजाति है. कैनिस ल्यूपिस एक वुल्फ होती है एंड कैनिस ओरियस एक चेकाल होता है, ठीक है. अब ये देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक वुल्फ दिखाऊं, ठीक है, लोमड़ी, तो ये आपको यहाँ पर लोमड़ी इज अ फॉक्स मतलब बेसिकली, लेकिन वुल्फ थोड़ा सा इससे अलग होता है, तो ये है वुल्फ, ठीक है. और वहीं पर अगर मैं आपको ये जेकाल दिखाऊं तो ये है कुछ लोमड़ी जैसा दिखने वाला एक जानवर. अब यहाँ पर इसके भी कान खड़े हैं, इसके पास भी एक पूंछ है और इसके भी जो है वो फर वाले हेयर है. वुल्फ के साथ भी ऐसा है. और अगर आप जैसे एक डॉग देखो साइबेरियन हस्की, तो ये भी कुछ मिलता जुलता वैसे ही प्राणी है, ठीक है. अब ये तीनों के तीनों है तो अलग अलग, एक कुत्ता है, एक वुल्फ है, एक जेकाल है, ठीक है. और यहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, दैट इज कैनिस. इसलिए इन तीनों के नाम के आगे
फैमिलियरिस के आगे कैनस लिखा हुआ है, लूपस के आगे कैनस लिखा हुआ है, ओरियस के आगे कैनस लिखा हुआ है, जो कि पहले मैंशनड है। इन तीनों के नाम के आगे सबसे पहले जो वर्ड मैंशनड है डैट इज कैनस, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनके जीनस को, उनके कॉमन जीन को। सेकेंड वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है उनकी स्पीशीज़ की कैटेगरी को, कि एक डॉग है, एक वुल्फ है, एक जैकाल है। ठीक है, तो ऐसे ये डिफरेंस आप समझ सकते हो इन द टर्म एंड द टर्मोलॉजी ऑफ स्पीशीज एंड जीनस। अब बड़े सारे डिफरेंसेस हैं इन सब के बीच में, जैसे सबका चाहे डॉग है, वुल्फ है, जैकाल है, उनके स्किन कलर अलग है, फेशियल फीचर्स थोड़े से अलग हैं, हेयर कलर अलग है, बॉडी बिल्ड जो है, हाइट है वो अलग है। जैसे वुल्फ आपने देखा कि थोड़ा सा वो आपको हेल्दी देखने को मिलता है, ठीक है। साइबेरियन हस्की उससे थोड़ा सा कम हेल्दी है, लेकिन ये जो जैकैल है वो बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पतला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम जीनस ऑफ कैनस, लेकिन स्पीशीज इन सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो दीज डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस हैं, दीज डिफरेंसेस आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन दिस स्पीशीज बट अमंग मॉडर्न ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हु लिव्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, जो कि अगर हम बात करें एनाटॉमिकली, एनाटॉमी का बेसिकली दोस्तों ये मतलब होता है जब, या फिर ये जो वर्ड बोला जा रहा है एनाटॉमिकली, जब आप बॉडी बिल्ड की बात करते हो, शरीर कैसा है, या फिर आप बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो इंसान आपको एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। कोई भी इंसान ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आप ये कहोगे एशिया का आदमी 4 पैरों पे चल रहा है, अमेरिका का आदमी 2 पैरों पे चलता है, अफ्रीका के आदमी के 3 पैर होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बॉडी बिल्ड के हिसाब से लगभग सेम हाइट या फिर कलर कॉम्प्लेक्शन वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आप ह्यूमन बींग्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसलिए आबार बोला जा रहा है कि एनाटॉमिकली जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। अब ये जो होमो सेपियंस जो लिखा हुआ है, ये तो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि सोच सके, उसको ये नाम दिया गया होमो सेपियंस, यानी कि मैन हु कैन थिंक, यानी कि ह्यूमन बींग्स, मैन मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, हु कैन थिंक। लेकिन ये जो दूसरा वर्ड इसके आगे अटैच्ड है, होमो सेपियंस सेपियंस, तो ये जो दूसरा सेपियंस है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सब स्पीशीज को, यानी कि सब स्पीशीज विद इन द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो करंट यूसेज है, 2 वर्ड है, मैंने आपको होमिनिन के बारे में तो बता दिया। करंट यूज केस में 2 वर्ड यूज करे जाते हैं साइंटिस्टों के द्वारा, एक है वर्ड होमिनिड और दूसरा वर्ड होता है होमिनिन। होमिनिन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। होमिनिड एक ऐसा टर्म है जिसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड कोनोटेशंस होती हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो कि यूज़ करा जाता है फॉर अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ मॉडर्न एप्स एंड ह्यूमंस एंड दोज एप्स एंड ह्यूमंस विच गॉट एक्सटेंट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, मॉडर्न ह्यूमंस आते हैं, चिंपैंसीज आते हैं, गोरिल्लास आते हैं, औरंगुटान्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मंकीज़ की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बचपन में ये सब आपने देखा होगा। ये होते हैं चिंपैंसीज, इनके साथ हमारा डीएनए काफ़ी हद तक मैच करता है, गोरिल्लास के साथ भी करता है। ये होते हैं गोरिल्ला, ठीक है, ये होते हैं गोरिल्ला। और उसके बाद औरंगुटान होते हैं, ये ऑरेंज के कलर के औरंगुटान इनका नाम होता है, रेडिश ऑरेंजिस इनका कलर होता है। दीज आर औरंगुटान, ठीक है। प्लस इसके अंदर सारे के सारे जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं वो आते हैं। होमिनिन जो है आपको ये मिलता जुलता लग रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको ये जो टर्म होमिनिन के बारे में सब कुछ बताया था कि इट इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज, ऑल आवर इमीडिएट एंसेस्टर्स, लास्ट कॉमन एंसेस्टर चिंपैंजीज, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि सीधे खड़े होते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, ब्रेन का साइज बड़ा होता है, एंड दे यूज टूल्स और लाइक स्टोन टूल्स। लेकिन फिर भी होमिनिड एक वाइडर टर्म है, ठीक है। इसके अंदर एप्स, ह्यूमंस जो एक्सटेंड हो चुके हैं वो भी, और जो करंट मॉडर्न है वो भी आते हैं। लेकिन होमिनिन एक नैरोअर टर्म है जिसके अंदर बात होती है लिमिटेड चीज़ों की, लाइक मॉडर्न ह्यूमंस, एक्सटेंट ह्यूमन स्पीशीज,
एंड सारे के सारे हमारे जो इमीडिएट सक्सेसर्स हैं वो, और हमारा कॉमन जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं, सॉरी, जो वो, और हमारा जो कॉमन एंसेस्टर माना जाता है चिंपैंजी, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप बात करो कि होमिनिड की, तो इसके अंदर एप्स सारे के सारे हैं, अपार्ट फ्रॉम चिंपैंजी गोरिल्लाज भी हैं और अंगूठान भी हैं, ठीक है। और एप्स जो कि मॉडर्न हैं वो, और जो एक्सटेंड हो चुके हैं वो भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस एक थिन लाइन का फ़र्क है, लेकिन होमिनिड बस इतना समझ जाओ कि एक बड़ा टर्म है, होमिनिन उससे एक थोड़ा सा नैरोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो पुराने ज़माने के इंसानों के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली दोस्तों पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो फॉसिल्स एविडेंस के ऊपर रिलाई करते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं और एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, मतलब बेसिकली ट्रेस निकालना चाहते हैं, वो पता लगाना चाहते हैं कि अर्ली ह्यूमंस का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसा है और कल्चरल इवोल्यूशन कैसा है। क्योंकि आप जानते हो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर नॉट कंसर्न ओनली विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अगर ऐसा होता तो हम उनको हिस्टोरियंस कहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनके पर्टिकुलरली रहन सहन का तरीका क्या था, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, कस्टम्स क्या थे, रिचुअल्स क्या थे, क्या क्या चीज़ों का वो पालन करते थे। जब हम पूरा ह्यूमन हिस्ट्री के साथ साथ उनके आसपेक्ट, उनके आसपास के जीवन के दायरों के बारे में जो आस्पेक्ट्स को पता लगाने की कोशिश करते हैं, कल्चर स्पेसिफिकली, ट्रेडिशंस स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, और जब ये वाला काम पुराने ज़माने के इंसानों के साथ करा जाता है, उनके पुराने ज़माने के इंसानों के कल्चर को, ट्रेडिशंस को, उनके कल्चरल इवोल्यूशन को समझने की बात करी जाती है, तब हम उनको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब ये वाला टास्क इतना ईजी भी नहीं होता है कि आपको इंसानों की हड्डियाँ वगैरह मिल गई कहीं पर गड़ी हुई और उससे आप उनके कल्चर के बारे में पता लगा लोगे। आप उनके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकते हो डीएनए या फिर बोन एनालिसिस कर कर इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, इन लेबोरेटरी कंडीशंस, लेकिन कल्चर को पता लगाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो यहीं पर राइटर ये आपसे बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यहाँ पर कभी कभार दिक्कत भरी बात ये आती है कि स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना ये पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए कभी कभार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो स्केलेटन रिमेन्स हमें मिलते हैं वो कभी कभार इनकम्प्लीट होते हैं। एंड कभी कभार ये भी चीज़ की क्लैरिटी हमें नहीं होती है कि ये जो रिमेन्स हैं क्या ये हम इसको मान सकते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया, या फिर एक लिमिटेड ह्यूमन बीइंग के ही स्केलेटल रिमेन है, या फिर सारे के सारे इंसानों के जो स्केलेटल रिमेन्स हैं उनका जो स्केलेटल पोस्चर है, जो जिस तरीके से एक पर्टिकुलर स्केलेटन में जो एक हमें एक हाइट देखने को मिल रही है उनकी, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिल रही है कि सभी इंसानों के एक आसपास के एरिया में ऐसे ही होते होंगे, या फिर वो इंसान माइग्रेट कर कर कहीं से और आया और कहीं पर आकर वो मर गया तो उसका जो गड़ा हुआ अवशेष मिल रहा है, तो वो इस प्रकार से है। तो डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, उसको आइडेंटिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मार्कर्स, ठीक है, कुछ इंडिकेशंस की बेसिस पर, ठीक है। और वो इंडिकेशंस क्या हैं, जैसे ये देखा जाता है कि जब जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करते हैं उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो ब्रेन साइज है वो बढ़ जाता है। जैसे आज हमारा जो ब्रेन साइज है, ह्यूमन बींग्स आगे चलकर जब और ज़्यादा इवॉल्व करेंगे उनका ब्रेन साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनका जो पेल्विक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये भी देखने को मिला पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बिगनिंग ऑफ बाइपेडलिज्म, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वॉकिंग इरेक्ट, सीधा चलना ऑन टू लेग्स, उसको हम कहते हैं बाइपेडलिज्म। और कुछ मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है इंसानों के दांतों में भी, उनके डेंटल स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। जैसे जैसे इंसानों की फूड हैबिट्स चेंज हुई, उन्होंने पहले जैसे रॉ मीट इंसान जो है वो खा रहा है, उसके बाद इंसान जो है वो कुक्ड मीट जो है वो खा रहा है। उसके बाद जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, खेती बाड़ी इंसान ने करना स्टार्ट करी, तो उसके बाद उन्होंने क्रॉप्स जो हैं वो खाना शुरू करे और एनिमल की किलिंग ना करते हुए जो एनिमल बेस्ड जो फूड थे उनकी बॉडी से डिराइव्ड जो एनिमल डिराइव्ड जो फूड थे, जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे जैसे दूध वगैरह, उसका सेवन करना शुरू करा। तो दांतों का जो आकार है वो भी हमें इंसानों के
अवशेषों में, उनके स्केलेटल रिमेन्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया था फ्रॉम 6th क्लास NCERT इन प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करा था। जैसे जैसे जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, आप उनके बारे में फ़र्क पता लगा सकते हो थ्रू देयर डेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो कुछ भी खा रहे हैं, कहीं पर भी खा रहे हैं, उनको कभी खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो उनके दांत भी थोड़े से जंगली होते हैं। लेकिन प्रॉपर जो एक टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपका वो पालतू जानवर है, आप उसको रोज़ाना अच्छा मील दोगे, अच्छे टाइम पर खाना खिलाओगे, अच्छा खाना खिलाओगे, आप उसकी साफ़ सफाई से उसको रखोगे, तो धीरे धीरे कर कर जो वाइल्ड एनिमल्स जब इवॉल्व होंगे, उनकी नई जनरेशन बनेगी, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जब उनकी नई जनरेशन बनेगी, उसके अंदर ये देखा जाता है कि डेंटल स्ट्रक्चर चेंज होता है। सिमिलरली इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जब इंसानों ने अपनी फूड हैबिट्स को शिफ्ट करा फ्रॉम द जर्नी ऑफ रॉ मीट टिल एनिमल डिराइव्ड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल रेयरिंग एक्टिविटीज़, तो उनके दांतों का जो आकार है और जो शेप साइज है वो चेंज होने लगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं कल्चरल इवोल्यूशन के अर्ली ह्यूमंस के, वो हम ऐसे पता लगा सकते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग मेथड एंड वेरियस अदर मेथड्स, कि कौन कौन से स्टोन टूल्स को वो बनाते थे, कैसे उसको यूज़ करते थे। एंड हम पता लगा सकते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंसानों का कैसे इमर्ज हुआ था, उनकी सोसाइटी, उनकी कल्चरल बॉन्डिंग वगैरह कैसे इमर्ज हुई, लैंग्वेज की शुरुआत इंसानों ने कैसे करी, कब करी, और उनका सिम्बॉलिक थॉट एंड एक्सप्रेशन हम जान सकते हैं। और ये सिम्बॉलिक थॉट एंड एक्सप्रेशन को पता लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि इंसान अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में, बेसिकली दे यूज टू पेंट ऑन द वॉल ऑफ केव्स और सम रॉक शेल्टर्स। ठीक है, और वो किसी न किसी सिम्बल्स के थ्रू या फिर एक कोड वर्ड के थ्रू, प्रॉपर आज जैसी लैंग्वेज तो नहीं हो सकती, लेकिन इंसान ने एटलीस्ट एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए कुछ शब्दों को चुना, जिसको उन्होंने पता लगाया कि अगर किसी इंसान के मुंह से कुछ शब्दों का उच्चारण इस प्रकार से निकले तो उसका मतलब ये होगा, किसी और शब्द का उच्चारण निकले अगर उनके मुंह से तो उसका मतलब कुछ और होगा। ऐसे करते करते जो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो और बेसिकली जो इनकी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, ऐसे करके इंसानों के बारे में एक पूरा का पूरा एक पिक्चर जो है वो फॉर्म करी जाती है कि इंसान इवॉल्व कैसे करते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंसान किस प्रकार से धीरे धीरे करके दुनिया के एक कोने से अलग कोने तक जाते जाते माइग्रेट करते हैं पास्ट में, और उनके हम माइग्रेशन पैटर्न को पहचानेंगे फ्रॉम अफ्रीका टू वेरियस अदर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।